गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लुसेंट के जीके बुक से बायोलॉजी पार्ट को पढ़ेंगे और एक एक टर्म्स को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी क्या है? वो ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द लिविंग बींग्स एंड वेयर लिविंग बींग्स आर स्टडीड। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इसलिए जहाँ भी हम लाइफ का स्टडी करेंगे उस सब्जेक्ट को कहेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी को जो पहला कॉइंट किया था इस टर्म को, वो था, उस आदमी का नाम था लेमार्क। पहली बार जो बायोलॉजी को कॉइंट किया था उस आदमी का नाम था लेमार्क। ठीक है, एंड ट्रेविरनस इन द ईयर 1801। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइंड बाय विच साइंटिस्ट। तो लेमार्क एंड ट्रेविनरस इन द ईयर 1801। बायोलॉजी का दो मेन ब्रांच है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसको कॉइन किया था थियोफ्रास्टस, जिसको कहते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी। और जूलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स का स्टडी से जो डील करता है उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे जूलॉजी। ठीक है, इसको एरिस्टोटल कॉइंट किया था, इसीलिए हम फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। ठीक है, एज वेल एज बायोलॉजी के फादर को भी हम बायोलॉजी फादर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एरिस्टोटल को ही हम बायोलॉजी का फादर भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे और इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं, अंदर का स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं एनाटॉमी, उस स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एग्रोलॉजी किसको कहते हैं? सॉयल साइंस डीलिंग स्पेशली विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जब हम सॉयल के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं एग्रोलॉजी, उस सब्जेक्ट को। एग्रोनॉमी किसको कहते हैं? साइंस ऑफ सॉयल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, इसको एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ग्रास। जब हम ग्रास के बारे में, घास के बारे में पढ़ने लगते हैं तो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ उस स्टडी को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद आता है आर्थरोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। एपिकल्चर रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। जब हनी बीज के बारे में पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को कहेंगे एपिकल्चर। इसके बाद आता है आर्थोपोलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन, आर्थोपोलॉजी। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को एंथोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स, एंजियोलॉजी कहलाता है। एंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को ब्रायोलॉजी कहते हैं। बायोमेट्रिक्स स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोमेट्रिक्स होता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद आगे टर्म में चलते हैं। ये टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मॉलिकुलर लेवल, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल का स्टडी को साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, क्रायोबायोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रिजर्वेशंस को हम क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। डिफ्यूजन रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डर्माटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन को हम डर्माटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये सब को जो है याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत कॉमन है, आता ही है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम कुछ और टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी
काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ अ ट्री इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी ट्री जो पेड़ होता है उसका एज हम कैसे पता करेंगे, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी उसका स्टडी को कहा जाता है। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी कहा जाता है, इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है स्लो चेंज, जो बहुत धीरे धीरे होता है, सालों दर साल लगता है, हजारों साल लगता है। स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इवोल्यूशन कहलाता है। एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, यूजेनिक्स कहलाता है, ठीक है। यूथेनिक्स, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यूफेनिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव एंड इन हेरिडिटी थ्रो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद आता है एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमंस। इसके बाद आता है एथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेंट्स। इसके बाद आता है इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है। इसके बाद ये आते हैं एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावर। फूड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फॉरेंसिक साइंस, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन। फिशरी, इसके बाद कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस, ठीक है। फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जब हम जंगलों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनको कंजर्व करेंगे, न्यू स्पीसीज कैसे ट्रीज़ का लगाएंगे, उनको कैसे बड़ा करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो वो स्टडी को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट ऑकर इन microorganisms and other cells in absence of oxygen leading to the formation of alcohol, fermentation कहलाता है, ठीक है। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम प्लांट्स और पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और यंग वंस। ग्रोथ, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम और साइज इन एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग उस स्टडी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। गायनोकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग। इसके बाद आता है गैस्ट्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड देयर डिजीजेस। हाइपरटोनिक किसको कहते हैं, व्हेन टू सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन विच हैव हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक जो होता है वो सॉल्यूशंस में जिसका लोअर कंसंट्रेशन रहता है जिस सॉल्यूट का, वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम होता है, तो इससे याद रखना है कि हाइपर मतलब जो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा रहेगा वो हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन कम रहेगा वो हाइपोटोनिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स को देख लेते हैं। इन टर्म्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बार बार इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये होम्योथर्मिक, एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जिनका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर होम्योथर्मिक बिकॉज दे हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल्स मिलकर जब कोई एक काम को परफॉर्म करता है तो हम कहते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। उन टिश्यूज़ का जो स्टडी होता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। हाइजीन क्या होता है, साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉयल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट, ठीक है। हेमाटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ ब्लड हेमाटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी, लीवर का स्टडी को हम कहते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इथियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस को कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम एंड रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। कालोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी को कालोलॉजी कहता है, ठीक है। मेटोजोआंस, स्टडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड आर कॉल्ड मेटाजोआंस, ठीक है। मोनेसियस, प्लांट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। मेडिसिन्स, स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस बाय ड्रग। मैमोग्राफी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टेस्ट विद ब्रेस्ट कैंसर। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी। न्यूट्रिएंट्स, केमिकल सब्सटेंस टेकन एज फूड विच आर नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शंस, ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ लिविंग। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जिसको हम खाने के साथ लेते हैं, जो हमारे वेरियस फंक्शंस जो बॉडी के अंदर होता है या हो रहा है, जैसे ग्रोथ या हेल्थ या कुछ भी चीज़, वो चीज़ के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनीज को। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं। ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर्स एंड ट्यूमर्स, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओपेथोमोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज। ऑर्थोपेडिक्स, डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑन डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम। पैरासाइट्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड शेल्टर, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। जो दूसरे पे डिपेंड करता है अपना खाना और शेल्टर के लिए, उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, कुछ और टर्म्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है, और याद रखना इनको। पिगमेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है, उनको कहते हैं पिगमेंट। लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन लीव्स विच हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। ये पैलियोनोटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, इफेक्ट्स, कॉजिंग एजेंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, उसको पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स और फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। साइकेट्री क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर। पिसिकल्चर, स्टडी ऑफ फिशेस, रियरिंग ऑफ फिशेस। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फोटोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, उसको कहते हैं फोटोबायोलॉजी। इसके बाद आगे चलते हैं। फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स थ्रू मसाज एंड एक्सरसाइज को फिजियोथेरेपी कहा जाता है। रेडियोलॉजी क्या होता है? साइंस डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग थिंग्स इज नोन एज रेडियोलॉजी, ठीक है। रेडिएशन का मतलब जैसे सन रेज जो अर्थ पे एंटर करता है तो उसको कहेंगे हम रेडिएशन एनर्जी। रिनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स को रिनोलॉजी कहेंगे, ठीक है। सोनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। सौरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है देख सकते हैं कि कुछ और टर्म्स भी है जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे टर्म्स को याद कर लेना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में दो तरह की चीज़ें मिलती है हमको बायोलॉजी में, कुछ लिविंग मिलती है, कुछ नॉन लिविंग मिलती है, ठीक है। लिविंग का स्टडी को तो हम बायोलॉजी कहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। अब लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन सर्टेन कैरेक्टर्स को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि ये सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे दिए हैं। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, मतलब उनका हाइट, साइज, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स में हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, चाहे वो बाय लेइंग एग्स और बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। मेटाबॉलिज्म होता है लिविंग थिंग्स में, मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब कि लिविंग थिंग्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं बाय विच दे कैन रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, या फिर हवा तेज़ चल रही है, धीरे चल रही है, या फिर कोई स्मेल को सेंस कर सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं, कोई भी चीज़ को टच करके फील कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्ड करने का जो क्षमता रहता है वो लिविंग थिंग्स के अंदर रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करता है कि कोई भी थिंग्स जो है हमारे पास वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। ये चीज़ें डिसाइड करती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी होने लगा तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल ऑफ देम सेपरेटली। क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है, कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जाए, लेकिन इसका आइडिया नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहला जो इसका आइडिया दिया, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिनियस, ठीक है।
लीनियस डिवाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स, लीनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम, पहले वो 2 किंगडम में बांटा, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। इन हिज बुक, कौन सा बुक में बांटा? सिस्टम आ नेचुरे। इस बुक में उसने सारा ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में बांट दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। बट इसमें दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि कुछ एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, यूग्लेना, ये सब को क्लासिफिकेशन का फर्दर जरूरत पड़ने लगा, ठीक है। और इसी वजह से लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो लिनियस है, ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया था वो कौन किया था? लिनियस किया था। कौन से बुक में किया था? सिस्टम नेचुरल में किया था। कितने पार्ट में उसने डिवाइड किया था किंगडम को? सबसे पहले तो प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड किया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद क्या हो गया, जब ये नहीं चला तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया था डिस्कवरी? तो R.H. व्हिटेकर नाम का साइंटिस्ट किया था, ठीक है। कब किया था? 1969 में किया था, ठीक है। इसमें क्या किया कि सेल स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, ये सब को देख करके उनको बांटा गया 5 पार्ट में लिविंग वर्ल्ड को, ठीक है। मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 पार्ट में अब डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। लिनियस 2 पार्ट में किया था, प्लांटे, एनिमेलिया, R.H. व्हिटेकर ने 5 पार्ट में कर दिया, ठीक है। मोनेरा क्या है? सबसे पहले देखो मोनेरा, ठीक है। मोनेरा सबसे पहले, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया को ये अपने अंदर में रखता है और उनका स्टडी कराता है, ठीक है। मतलब कि ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फ्रॉम यूजुअली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेंट्स, मतलब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना होना, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्वाटिक हैबिटेंट्स होते हैं, ज़्यादातर पानी में मिलते हैं, उनको हम इस ग्रुप में स्टडी करते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइटिक। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए प्रोटिस्टा का तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि दे कैन मेक देयर ओन फूड। सम आर पैरासाइटिक मतलब डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है। और सेप्रोफाइटिक मतलब कुछ ऐसे है जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल, प्रोटोजोआ कम्स अंडर दिस किंगडम, ठीक है। यूग्लेना हैव बोथ हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब यूग्लेना जो है वो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंडर में आता है और उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है। मतलब कभी कभी इट कैन मेक देयर इट्स ओन फूड एंड समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फंगी, ठीक है। फंगी तीसरा ग्रुप है। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स, जितना नॉन ग्रीन प्लांट्स है सब फंगी ग्रुप में आता है, ठीक है। मतलब दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल इन देम। इट हैज़ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है फूड के लिए जो सड़ चुका है या डिके हो चुका है, ठीक है, उनसे अपना खाना लेता है, तो उनको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। तो फंगी इज सेप्रोफाइटिक, ठीक है। सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ चिटिन, फंगी का जो सेल वाल होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ चिटिन। एग्जाम्पल इसका देख लो, मशरूम, म्यूकर, एल्बिगो। क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है जो म्यूकर किसको बिलोंग करता है, फंगी को या एनिमेलिया को, प्लांटे को या मोनेरा को? तो म्यूकर इज फंगी। इसके बाद हम चलते हैं प्लांटे। प्लांटे किंगडम के अंडर में सारा प्लांट्स को रखा गया है एक्सेप्ट सम, जैसे एल्गी, डाइटम्स, फंगी, ये सब नहीं आता है, ये सब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ग्रुप में आता है, ठीक है। एनिमेलिया मतलब ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स कम्स अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को छोड़कर सब इस किंगडम के अंडर में आता है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंडर में आता है। अब आगे चलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देयर वाज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो ऑर्गेनिजम्स तो ग्रुप में डिवाइड हो चुका था, ठीक है, 5 ग्रुप में अभी हम लोग पढ़ लिए, मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। बट अब इनका नेमिंग भी बहुत जरूरी था। तो इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन 2 प्रॉपर नेम। बायोलॉजी में हम लोग हर ऑर्गेनिज्म को 2 नाम देते हैं। फर्स्ट नाम उनका जीनस नाम होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, और सेकेंड नेम जो होता है वो उसका स्पीसीज नेम होता है, ऑलवेज स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का जो बाइनोमियल नेम है वो है होमोसेपियंस, ठीक है। तो होमो उसका नेम ऑफ जीनस है और स्पीसीज का नाम उसका सेपियंस है, ठीक है। देखो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे ये सब याद रखना बहुत जरूरी है कि मैन का होमोसेपियंस होता है, फ्रॉग का राना टिग्रीना होता है, कैट का फेलिस डोमेस्टिका होता है, डॉग का कैनिस फेमिलेरिस होता है, ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग नेमिंग देख लेते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब समझ गया ना कि नेमिंग को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ठीक है। कुछ और नाम्स देख लेते हैं, जैसे कि काव को कहते हैं बॉस, इंडिकस, हाउस फ्लाई हो गया, मस्का, डोमेस्टिका, मैंगो हो गया, मैंजीफिरा, इंडिका, राइस हो गया,
ऑर्जा सेटिवा, वीट हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, पी हो गया पिस्कम सेटिवम, ये सब याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब स्टडी ऑफ सेल, अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? बिकॉज सेल जो है वो बॉडी को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर का जितना फंक्शंस है उसको सेल ही कैरी आउट करने में हेल्प करता है। सो सेल बिकम्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट होता है और सेल पे ख़त्म हो जाता है। द वर्ड सेल किसको कॉइन कौन किया था? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट किया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। कितने साल में किया था? 1665 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सेल वॉज कॉइंड बाय विच साइंटिस्ट? तो रॉबर्ट हुक। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा ग्लासिसेप्टम स्मॉलेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन का सेल। बिगेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सेल्डन एंड सिवान एस्टेब्लिश्ड सेल थ्योरी इन द ईयर 1838 एंड 39। ये बहुत पूछा जाता है कि सेल थ्योरी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 38-39 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1838-39 में कौन किया था? तो सेल्डन एंड सिवान किया था, ठीक है। अब आगे आते हैं मेन फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मेन फीचर्स क्या था? जो सेल थ्योरी 1838-39 में दिया गया था सेल्डन और सिवान के द्वारा, उसका मेन फीचर्स क्या था? मेन फीचर्स पहला था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बना है। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ईच सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल जो है वो अपने पेरेंट सेल से रिप्रोड्यूस होके आता है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, फिर मल्टीप्लाई करके वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेल इज़ ऑफ टू काइंड्स। सेल हमको दो तरह का देखने को मिलता है, प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। इनका डिफरेंस बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। प्रोकारियोट्स जो होता है साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। यूकारियोट्स में साइज ऑफ सेल इज जनरली बिग। प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकारियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकारियोट्स में इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम विच इज सर्कुलर इन शेप। यूकारियोट्स में इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। प्रोकारियोट्स मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यूकारियोट्स सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। प्रोकारियोट्स में सेल डिवीजन टेक प्लेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिशिंग और बडिंग। यूकारियोट्स में सेल डिवीजन टेक प्लेस होता है बाय मिटोसिस एंड मियोसिस। ये बहुत पूछता है कि प्रोकारियोट्स में सेल डिवीजन कैसे होता है, फिशन एंड बडिंग। यूकारियोट्स में सेल डिवीजन होता है मिटोसिस एंड मियोसिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिटोसिस मियोसिस क्या है। अब देखो हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला जो है सेल वॉल है। सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ये नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल होता है और मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड चिटिन। सेलुलोज और चिटिन से बनता है। मेन इसका फंक्शन क्या है? गिव्स रिजिडिटी टू द सेल एंड प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ और ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर कवरिंग होता है एनिमल सेल का। प्लांट सेल में भी ये पाया जाता है विद इन द सेल वॉल। इलास्टिक थिन और लिविंग लेयर होता है, ये डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और ये बना होता है फॉस्फोइड मॉलिक्यूल्स के थ्रू। फॉस्फोइड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? ये मूवमेंट को रेगुलेट करता है कि कौन सा चीज़ अंदर जाएगा सेल के और कौन सा चीज़ सेल से बाहर आएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इज प्रोटोप्लाज्म। जो सारा फ्लूइड हमको मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में वो क्या होता है? वो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकेंजा। 1839 में एक साइंटिस्ट था, उसने अपने इसका नाम रखा था। उस साइंटिस्ट का नाम था पुरकेंजा। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, आयन, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड मिलता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मिलता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सेल के अंदर जो पूरा फ्लूइड मिलता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मिलता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। हम जानते हैं कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल का जो मेम्ब्रेन रहता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये वाला, ठीक है। अब सेल के अंदर जो फ्लूइड रहेगा वो प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा वो साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर माने यहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल को पावर देता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसलिए ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद आते हैं गोल्गी बॉडीज़। इसका डिस्कवरी किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी बॉडीज इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इन प्लांट इट इज़ मोर इन नंबर एंड हेयर इट इज़ नोन एज डिक्टोसोम्स। फंक्शन क्या है इसका? Its work is storage, processing, packaging of materials. It also involved in the synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes. ये इसका काम होता है गोल्गी बॉडीज का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, membranous network of tubules like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. It is attached with the nucleus on one side and on the other side it is joined with plasma membrane. Function क्या है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? It helps in distribution of material. It forms supporting framework of the cell. इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। रिबोसोम्स का डिस्कवरी हुआ था पैलेटे के द्वारा। स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन फ्री स्टेट इज मेड अप ऑफ रिबो न्यूक्लिक एसिड RNA। इसका नाम है रिबोसोम, ठीक है। इसका काम क्या है? टेक पार्ट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम, इनको हम सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम में डाइजेस्ट द इंटायर सेल, सो इट इज नोन एज सुइसाइडल बैग। सेंट्रोसोम क्या होता है? डिस्कवर्ड बाय बॉवरी। इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। एंड इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इसका बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। प्लास्टिड 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। याद रखना बहुत जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम लोग एक एक प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? दीज आर द ग्रीन पिगमेंट। प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट मिलता है जिसमें कि क्लोरोफिल स्टोर होता है, रहता है, जो कि सन रेज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और फूड प्रोसेस बनाने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हेल्प करता है। वो पिगमेंट जो मिलता है प्लांट में उसी को क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं, ठीक है। फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का क्या है? प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू प्लांट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या है? प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू द प्लांट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट प्लांट को अलग अलग कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? इज कलरलेस, इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट का काम है फूड को स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वैक्यूल्स। Vacuole. These are fluid-filled, single membrane bounded dead organelles of cell. In plant cell it is larger in size, but in animal cell it is smaller in size. इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। वैक्यूल का काम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को स्टोर करके रखना। इसके बाद है न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक चीज़ हम लोग को मिलता है न्यूक्लियस, जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सेल के अंदर सारे जो काम चल रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूक्लियस इस तरह से रहता है कुछ, ये सेल है मान लो, ये अंदर में हमको न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मिलता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा चीज़ मिलता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस का मेनली काम होता है सेल डिवीज़न में, DNA ट्रांसफ़र करने में, जेनेटिक सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने में, ये सब इसका काम होता है, ठीक है। देखो यहाँ फंक्शन दिया है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। एंड क्रोमोटीन ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्क्रीन। न्यूक्लियस में एक चीज़ हमको मिलता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। ये हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद चलते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? देखो अभी हमको बहुत सारा डिफरेंस मिल गया। प्लांट सेल का जो है साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल का साइज छोटा होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है। और वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्जर इन साइज होता है, वैक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉलर इन साइज होता है। ये सारे डिफरेंस हमको मिल गए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये पाया जाता है क्रोमोजोम, ठीक है। इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तब हमको क्रोमोजोम दिखता है। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। हर क्रोमोजोम 2 क्रोमैटिड्स से बना होता है, ज्वाइंट टुगेदर एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे दोनों ज्वाइंट रहता है, उस ज्वाइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। जहाँ पे क्रोमैटिड्स ज्वाइंट करता है उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन क्रोमोजोम इज कॉल्ड जीन। क्रोमोजोम में जो बीड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको कहते हैं जीन।
जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, जीन्स किससे बनता है, डीएनए से बनता है, विच इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है उसको ही तो कहता है जीन, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा पेज नंबर को देख लेते हैं कि कितने पेज नंबर पे हम पढ़ रहे थे, 518, चलो ठीक है। चलो यूकारियोटिक सेल पोजेसेस ऑफ मेनी क्रोमोसोम्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज हैव डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है, जो पेयर में एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसे पिजन का 40 पेयर होता है, डॉग का 39 पेयर होता है, हॉर्स का 32 पेयर होता है, इंपॉर्टेंट है जो सबसे वो ह्यूमन का कितना होता है 23 पेयर होता है। ह्यूमन में क्रोमोसोम कितना पाया जाता है 23 पेयर पाया जाता है, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका बाद अंदर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज ए कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन अ सेल, ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल में पाया जाता है। इट कंटेन्स स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन कोडेड फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक इंस्ट्रक्शन रहता है कोडेड फॉर्म में, ठीक है। दो तरह का न्यूक्लिक एसिड हमको मिलता है सेल के अंदर, एक डीएनए जिसको कहते हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और एक हमको मिलता है जो है आरएनए जिसको कहते हैं रिबो न्यूक्लिक एसिड। दो तरह का न्यूक्लिक एसिड हमको सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। डीएनए जो बनता है वो तीन चीज़ों से बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, तीन चीज़ों से डीएनए बना रहता है, ठीक है। इसका इन्वेंशन वाटसन और क्रिक के द्वारा इसका मॉडल का नाम नेमिंग किया गया था, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। फंक्शन क्या होता है डीएनए का, इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए। डीएनए मेनली जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, मेनली इसका काम होता है जेनेटिक और हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जीन इज हेरिडिटरी यूनिट विच इज मेड अप बाय अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड इन क्रोमोसोम। रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए क्या होता है, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ फॉस्फेट, रिबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, यूरासिल, एडिनाइन, ग्यूरानाइन एंड साइटोसाइन। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल साइटोप्लाज्म। अब देखो आरएनए ऑफ 3 काइंड्स हमको पाया जाता है, एक होता है मैसेंजर आरएनए, इट ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन द कोडेड फॉर्म। एक होता है रिबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन रिबोसोम्स विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, दो तरह का हमने पढ़ लिया। और एक तीसरा तरह का पाया जाता है, ठीक है, 519। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए, इट इज़ द कैरियर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड ट्रांसफर्स इट टू रिबोसोम्स। मेन फंक्शन क्या है इसका, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो यहाँ डीएनए और आरएनए का जो है डिफरेंस दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेल साइकिल। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड अल्टीमेटली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। यही इसी को कहते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीजन, द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीजेज इन नंबर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जब सेल का नंबर इंक्रीज होता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में, तो हम कहते हैं सेल डिवीजन हो रहा है। इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। देखो मान लो कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, कुछ सेल्स क्या होता है कभी डेड हो जाता है तो उनके जगह पे न्यू सेल्स उनको रिप्लेस करता है, इसीलिए सेल डिवीज़न जरूरी होता है। दूसरा है कि अगर बॉडी का ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए तो सेल डिवीज़न होना जरूरी है, ठीक है। देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ सेल डिवीज़न, दो तरह का सेल डिवीज़न होता है, एक होता है मीटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। मीटोसिस क्या है, मीटोसिस सेल डिवीजन ऑकर इन सोमैटिक सेल विच टेक पार्ट इन ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। ये जनरली सोमैटिक सेल्स में होता है मीटोसिस सेल डिवीज़न, जहाँ पे ग्रोथ हो, रिपेयर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। अब आते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनमें मियोसिस सेल डिवीजन देखा जाता है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट
ओवा, एग, स्पर्म, ये सब के टाइम पे मियोसिस होता है। तो जनरली सोमैटिक सेल्स में मिटोसिस देखा जाता है, जहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब चाहिए, और मियोसिस कहाँ देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस देखा जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग याद रखना है। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी। कार्योकिनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कार्योकिनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना सेल डिवीजन के टाइम में, तो उसको कार्योकिनेसिस कहते हैं। ठीक है, साइटोकिनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब सेल डिवीजन के टाइम में साइटोप्लाज्म जो होता है उसका भी डिवीजन होता है, उसको साइटोकिनेसिस कहते हैं। डिप्लॉयड, टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड डिप्लॉयड, फाउंड इन सोमैटिक सेल। ठीक है, हैप्लॉयड क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, इन सेल इज कॉल्ड हैप्लॉयड, इट इज फाउंड इन गैमेट्स। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इन टर्म्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्ज़ाम रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो, कुछ और टर्म्स है, इनको पढ़ लेना है। फेनोटाइप, कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन डायरेक्टली, उसको फेनोटाइप कहते हैं। जेनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जेनोटाइप। देखो जेनोटाइप को हम देख नहीं सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिकली वो कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड है वो कैसे हम देख सकते हैं, इट कैनॉट बी सीन। बट फेनोटाइप इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन डायरेक्टली। टोनोप्लास्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल, जो वैक्यूल को सराउंड करता है ना, जो मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है, द बेसिक ट्राई एमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग जो टर्म को पढ़ेंगे वो है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब समझ लो सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के थ्रू हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे हमने सुना होगा बहुत जगह पे ये बोलते हुए कि ये जो बेटा है ये अपने बाप की तरह दिखता है, ये या ये जो बेटी है ये अपने माँ की तरह दिखती है, या इसका कुछ कुछ फीचर्स अपने बाप से मिलता है, कुछ कुछ फीचर्स अपने मॉम से मिलता है। ये सब क्यों होता है, बिकॉज दे गेट द जीन्स फ्रॉम देयर फादर्स और मदर्स, सो दे लुक लाइक देम, दे बिहेव लाइक देम, देयर कैरेक्टर्स आर वेरी सिमिलर लाइक देम, दिस इज जेनेटिक्स। ठीक है, जॉन मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि उसने मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ब्रीडिंग ऑफ टू pea plants having contrasting characters for same feature, that is tall and dwarf character of plants are for height of plant. He extended his work by 2 or 3 pair of contrasting characters called dihybrid trihybrid cross. He concludes some results on the basis of his experiment and this is called Mendel law। ठीक है, देखो मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि उसने पी प्लांट के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुछ, और अपने प्रिंसिपल में बुक में उसका कंक्लूजन भी लिखा था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, मेंडल प्रपोज दैट व्हेन टू डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। मतलब क्या होता है, देखो बात को समझो कि अगर किसी इंसान के अंदर में दो तरह का जीन है, एक है जिससे कि वो लंबा हो सकता है, वो लंबा होने का जीन, और एक है उसके अंदर जिससे कि वो छोटा रह सकता है, मतलब कि ड्वार्फ रहने का जीन। अब एक टाइम पे दोनों में से कोई एक जीन ही विजिबल होगा, या तो वो लंबा हो जाएगा या तो वो छोटा रहेगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि कोई अगर लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं, जैसे कि कोई अगर इंसान है और अगर वो गोरा है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो काला होने वाला जीन है वो प्रेजेंट नहीं है, काला होने वाला जीन भी है, गोरा होने वाला जीन भी है, लेकिन एक टाइम पे हमको एक ही दिख रहा है, या तो वो गोरा रहेगा या तो काला रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है जब वो अपना जीन्स को ट्रांसफर करेगा तो वो जनरेशन काला है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी तो काला गोरा दोनों जीन जाएगा, लेकिन एक कोई विजिबल होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट्स ओनली सो डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन F1 जनरेशन। देखो जब जीन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हेरिडिटरी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उसमें दोनों जाता है। जैसे कि अगर कोई इंसान का माँ बाप गोरा और काला है तो उसके अंदर दोनों जीन आएगा, गोरा का जीन भी आएगा और काला होने का जीन भी आएगा, लेकिन कोई एक ही उसके अंदर एक टाइम पे दिखेगा, मतलब या तो वो गोरा हो जाएगा या तो वो काला हो जाएगा। अगर वो गोरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो गोरा होने वाला जीन तो है वो डोमिनेंट है, वो दिख रहा है हमको, और जो काला जीन उसके अंदर प्रेजेंट है वो नहीं दिख रहा है, वो डोमिनेंट नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है, इन F2 जनरेशन बोथ द कैरेक्टर्स विच आर गवर्न बाय जीन इज सेपरेटेड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस 2 or more 3 pairs of characters are taken, these characters segregate separately without depending on the F2 जनरेशन। ठीक है, अब देखो कुछ और टर्म्स को हम लोग पढ़ लेते थोड़ा सा यहाँ पे जेनेटिक्स से जो रिलेटेड है।
सबसे पहले जो है लिंकेज। लिंकेज क्या है? लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ। When two different genes are present on the same chromosome, their effect takes place together instead of independently. This phenomenon is known as linkage. The word linkage was first coined by Morgan. लिंकेज को किसने कॉइन किया था? मॉर्गन ने किया था। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन द जीन विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, दिस टर्म वाज कॉल्ड म्यूटेशन, वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हागो डी वेरिस। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी इंसान के अंदर एक सडन चेंज आता है जीन में, और फिर वो चेंज कैरी होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, सडन चेंज। वेरिएशन क्या होता है? when characters are transmitted from one generation to next generation, there is some change. Change in characters by recombination of genes in offspring takes place. They looks different from their parents. This phenomena is called variation. तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जब माँ बाप से हम जीन लेके पैदा होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हूबहू माँ बाप की तरह दिखने लग जाएंगे। कुछ फीचर्स हमें उनका आएगा, मैच करेगा, लेकिन कुछ हमारा अपना भी रहेगा। इस चेंज को कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, any change in chromosomal structure is known as chromosomal aberrations। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल सेल हैविंग सेम जेनेटिक कैरेक्टर एज इज मदर। एग्जाम्पल शिप डॉली। शिप डॉली जो है वो पहला ऐसा एनिमल था जिसको प्रोड्यूस किया गया था बाय क्लोनिंग, याद रखना जरूरी है। ठीक है, टोटीपोटेंसी, इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू ग्रो इनटू ए कंप्लीट प्लांट। एक सिंगल प्लांट सेल जब एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो हो जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं टोटीपोटेंसी। प्लूरियोपोटेंसी, इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। कुछ और टर्म्स को आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय कटिंग और जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए टू गेट डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। बहुत बार हम लोग देखे हैं कि एक मैंगो प्लांट है जिसमें फ्रूट्स जो है बहुत अच्छा वैरायटी का हो रहा है, और दूसरा मैंगो प्लांट है जिसमें फ्रूट उतना अच्छा वैरायटी का नहीं हो रहा है। तब हम क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं ऑफ जीन बाय कटिंग और जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जो अच्छा मैंगो प्लांट है उसका डीएनए को हम ज्वाइन कर देते हैं वो ख़राब वाले के साथ। तो इससे क्या होता है? ख़राब वाला के अंदर वो अच्छा डीएनए आता है, जिससे हमको क्या मिलता है? उससे भी अच्छा आम वैरायटी का आम मिलता है। इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऑटोसम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स आर कॉल्ड ऑटोसम्स। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के जो बाकी क्रोमोसोम्स रहता है उसको ऑटोसम्स कहते हैं। ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर ऑटोसोम्स का नंबर होता है 22 पेयर्स, दैट इज 44। सेक्स क्रोमोसोम होता है द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो है ये बहुत जरूरी है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स है जो कैरेक्टर्स को शो करता है, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, जेनोम क्या होता है? ऑल जीन प्रेजेंट इन ए हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जेनोम। जितने भी जीन्स रहते हैं सबको जीनोम कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कैसे होता है? देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हम जानते हैं कि एक रहता है, एक पेयर रहता है जो है सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमंस में, चाहे मेल या फीमेल हो। अब ह्यूमन मेल में वो रहता है XY, ठीक है, और फीमेल में रहता है XX। अब फॉर्मेशन, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है उस टाइम अगर मेल का X और फीमेल का X टकरा गया, मेल का X और फीमेल का X टकरा गया, तो हम कहेंगे जो बच्चा होगा वो डॉटर होगा। और मेल से अगर Y आया और फीमेल से X मिल गया तो हम कहेंगे जो बच्चा होगा वो सन होगा। ठीक है, यही तो प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल से X और फीमेल से X मिल गया तो डॉटर, मेल से Y और फीमेल से X मिल गया तो सन। Sometimes sex determination is regulated by environmental factors. In some reptiles, temperature determine the sex at which the fertilized egg is incubated. अब देखो कुछ बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है? व्हेन अ मेल हैव एन एक्स्ट्रा X और Y क्रोमोसोम, जब मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा X या Y क्रोमोसोम आ जाता है इन सेक्स क्रोमोसोम, देन द कंडीशन विल बी, जैसे कि XXY हो गया या XYY हो गया इंस्टेड ऑफ XY। Then the individual with the syndrome have masculine development but feminine development is not completely suppressed and the individual became sterile। ये दिक्कत आने लगता है। ठीक है,
आगे देखते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, व्हेन अ फीमेल हैज़ सिंगल सेक्स क्रोमोसोम देयर ओवरीज आर रूडिमेंट्री लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इस बीमारी को कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। आगे और कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यह आ गया डाउन्स सिंड्रोम, व्हेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एडेड टू 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स दिस लेड टू डेवलप डाउन सिंड्रोम। मतलब हम जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ऑटोसोम्स जो होता है उसमें 23 पेयर होता है, ठीक है, जिसमें से 22 पेयर क्या है ऑटोसोम्स है और एक रहता है सेक्सुअल। ऑटोसोम में जब एक ज़्यादा बढ़ जाता है, इन दिस सिंड्रोम पर्सन बिकम मैंगोलिज्म, द पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, आइज प्रोट्रूडेड, इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। पटाउस सिंड्रोम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम इज डेवलप्ड बाय एन एडिशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम इन द 13th क्रोमोसोम, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इन दिस डिसऑर्डर erythrocytes destroyed more rapidly than normal, leading to anemia. This occurs due to change in 11th autosomal chromosome. Color blindness, this disorder led to failure to distinguish red and green color. Red और green color के बीच में distinguish नहीं कर पाता, ठीक है। Gene responsible for this disease is situated on sex chromosome, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिया हुआ है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन का सबसे पहले याद रखना 23 पेयर मतलब 46 होता है, जिसमें से 22 ऑटोसोम होता है और एक सेक्स डिटर्मिनेशन करता है एक पेयर। कैट का 38 होता है, पिजन का 80 होता है सबसे हाईएस्ट, ठीक है, पी का 14 होता है, ठीक है, मॉस्किटो का 6 होता है, हाउस फ्लाई का 12 होता है, फ्रॉग का 26 होता है, इस तरह से याद रखना। चिंपांजी का 48 होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है स्लो चेंज, ठीक है। अब हज़ारों साल पीछे अगर हम चल जाएंगे तो हमारा जो ह्यूमंस उस टाइम पे था हमसे बहुत अलग दिखता था, ठीक है। उनका जो हेयर्स था, स्ट्रक्चर था, बॉडी चलने का, बोलने का तरीका था, वो बहुत डिफरेंट था, खाने का तरीका। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, चेंजेस आता है और ये चेंज आने में बहुत साल टाइम लगता है, सालों साल टाइम लगता है। तो इस चेंज को, स्लो चेंज को हम कहते हैं इवोल्यूशन। होमोलोगस organ which are seen different due to use in various functions but its structure are similar, ठीक है। मतलब देखो कुछ ऑर्गन है जो दिखने में अलग लगता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, उनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि फ्लिपर ऑफ वेल एंड फेदर ऑफ बैट। एनालोगस organs which look similar due to be used in similar functions but their internal structure is different। मतलब जो organs का internal structure अलग होता है लेकिन वो दिखते similar है, उनको कहते हैं एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि फेदर ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स, सब एक तरह का दिखते हैं लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, दीज आर ऑर्गन्स विच अपियर फंक्शनलेस इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ऐसा ऑर्गन्स भी रहता है जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, बट फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर, मतलब कि पूर्वजों में उनका कुछ काम रहा होगा, अब उनका काम नहीं पड़ता है हमको। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपेंडिक्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि पहले जनरेशन्स में इसका काम था, अब कोई काम नहीं है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट और एनिमल्स विच प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। फॉसिल एग्जांपल आर्कियोपेट्री। फॉसिल्स वो रिमेन्स होता है एंशियंट डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो जिनको स्टडी करने पे हमको ये दिखने को मिलता है कि कितना चेंज या कितना इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, it is a fossil look like bird but bear a number of features found in reptiles, so it is a connecting link between apes and reptile। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि what give an example of connecting link between apes and reptile, तो आर्कियोपेट्रिक्स उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 3 थ्योरीज है इवोल्यूशन का। एक कार्नस लिनियस दिया था 1707 में, ठीक है। एक लैमार्क दिया था 1744 में, ठीक है, अपना बुक फिलोसोफिक जूलिक्यू में। द थ्योरी प्रोपोज्ड बाय लैमार्क इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है लैमार्क का थ्योरी को, ठीक है। इसके बाद थर्ड थ्योरी जो दिया गया था इस इवोल्यूशन में वो था रॉबर्ट डार्विन का 1809 में, ठीक है।
वो इस थ्योरी को समझाया था अपना बुक में, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और इसका जो थ्योरी था पॉपुलरली नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।